और जब आपको जानना हो। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहरा निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 2027 के लिए देश में आज से सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना शुरू। घर घर में पूछे जाएंगे परिवार, वाहन, रसोई और अन्य सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल। आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू। बैंकिंग व्यवस्था समेत पैन, फास्टैग समेत कचरा प्रबंधन पर भी बदले नियम। असम चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखेगा दम, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। केरलम, बंगाल और तमिलनाडु में भी नेताओं का धुआंधार प्रचार। ईरान संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कल सुबह होगा राष्ट्र के नाम संदेश। 2-3 हफ्ते में संघर्ष से निकलने के संकेतों के बीच शेयर बाजार में छाई तेजी। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स होंगे आमने सामने। आंकड़ों में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी। तो देश में आज से जनगणना शुरू हो रही है और 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया का पहला चरण जारी रहेगा। जनगणना किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद मानी जाती है। भारत में इस बार जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है और पहली बार लोगों को स्वगणना का विकल्प भी मुहैया कराया जा रहा है। नागरिक घर घर सर्वे से पहले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। प्रगणक यानी कि एनुमरेटर्स मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन के जरिए डेटा एकत्रित करेंगे। डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे देश में जनगणना 2027 में 30 लाख से अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तौर पर जनगणना की जा रही है। आज से जनगणना शुरू हो रही है। जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे इस जनगणना के दौरान। स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर आप खुद भी जो है अपनी बातें उसमें दर्ज कर सकते हैं जो कुछ सवाल पूछे जाने हैं। तो इस बार जनगणना में आपसे और हमसे 33 सवाल लगभग पूछे जाएंगे। हमारे पास उन सवालों की पूरी एक फहरिस्त है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हैं वो 33 सवाल। तो एक एक सवाल आपको बताते हैं। मकान और भवन से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भवन संख्या क्या है, जनगणना के दौरान पूछा जाएगा कि आपके मकान की संख्या क्या है। साथ साथ जनगणना मकान की संख्या और फर्श में जो आपने घर में फर्श बनाया है उसकी मुख्य सामग्री क्या कुछ यूज हुई है, कौन सी टाइलें यूज हुई है, ईंटें कौन सी है, इसके बारे में भी बात पूछी जाएगी। दीवार की मुख्य सामग्री क्या कुछ रही, दीवार बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी का कितना इस्तेमाल है, छत की मुख्य सामग्री क्या है, किस तरह की छत आपके मकान पर पड़ी हुई है, ये पक्की लेंटर वाली छत है या फिर कच्ची छत है, उसमें क्या कुछ मटेरियल यूज किया गया है, मकान की स्थिति क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। परिवार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे कि परिवार की जो घर में रहने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं, कौन घर का मुखिया है, परिवार का मुखिया कौन है और उसका नाम क्या है, साथ ही साथ कुल कितने व्यक्ति हैं जो कि उस घर में रहते हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि मुखिया जो है उसका लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है। SC, ST और अन्य वर्ग से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। परिवार के मुखिया के बारे में पूछा जाएगा, कितने व्यक्ति इस मकान में रहते हैं उससे संबंधित सवाल पूछा जाएगा। मकान का स्वामित्व किसके नाम है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। और ये सब जानकारी दरअसल इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि इसी के आधार पर सरकार ये तय करती है कि कौन से वर्गों को ज्यादा योजनाओं की जरूरत है, कहां पर कितनी योजनाएं पहुंचानी चाहिए। कमरों की संख्या क्या कुछ है घर में, विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, घर में कितने लोग ऐसे हैं जो कि विवाहित है
विवाहित जोड़े हैं, कंबाइंड तौर पर रहते हैं या फिर सिंगल रहते हैं। साथ साथ सुविधाओं पर सवाल पूछे जाएंगे। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है ये पूछा जाएगा। पेयजल की उपलब्धता कितनी है आपके घर में ये पूछा जाएगा। तो जो सुविधाओं पर सवाल हैं, किस तरह का पानी आता है, कितनी उपलब्धता है, प्रकाश का आखिर मुख्य स्रोत क्या है, वेंटिलेशन कैसा है घर का, कितना हवा आती है, कितना पानी आता है, शौचालय की उपलब्धता कैसी है, किस आपके घर में किस तरह का शौचालय बना हुआ है इस पर पूछा जाएगा। शौचालय का प्रकार क्या है ये भी जाना जाएगा कि किस तरह का शौचालय आप यूज करते हैं, गंदे पानी की निकासी कैसी है, साथ ही साथ स्नान की क्या कुछ सुविधा है। तो तमाम सुविधाओं पर सवाल किए जाएंगे। किस तरह से आपके घर में स्नान की सुविधा है, रसोई, अगर हम रसोई की बात करें तो रसोई कैसी है आपकी, रसोई घर की उपलब्धता है भी या नहीं घर में, ये जाना जाएगा। खाना पकाने के लिए किस प्रकार का ईंधन का इस्तेमाल आप करते हैं इसकी जानकारी ली जाएगी। रसोई घर की उपलब्धता आपके घर में है या नहीं इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो रसोई के बारे में भी ये जानकारी ली जाएगी। साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी बात की जाएगी कि किस तरह से डिजिटल कनेक्टिविटी, आपके घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है या फिर आपके घर में टेलीविजन है, इंटरनेट का आप किस प्रकार से यूज करते हैं, लैपटॉप है आपके पास या कंप्यूटर है, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन इत्यादि। तो ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति का इस बात से अंदाजा लगाया जा सके और किस तरह से सुविधाएं आप तक पहुंचाई जा सके। तो जनगणना का मुख्य जो फोकस होता है वो यही होता है कि लोगों के बारे में प्रॉपर जानकारी जुटाना, ताकि उसी हिसाब से उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा सके, आम जन के लिए नीतियां उस तरह से निर्माण की जा सके। वाहनों से जुड़े सवाल भी होंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी सवाल होंगे, इंटरनेट सुविधा पर भी सवाल होगी। वाहन से जुड़े जो सवाल होंगे उसमें यह जाना जाएगा कि साइकिल आप इस्तेमाल करते हैं घर में, स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल या फिर मोपेड, कार, जीप या वैन, कौन सा वाहन आप अपने ऑफिस जाने के लिए या घर से बाहर जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो वाहन से जुड़े सवाल भी होंगे, ये भी जानकारी ली जाएगी। अन्य सवाल भी कुछ पूछे जाएंगे, जैसे परिवार का मुख्य अनाज कौन सा है, कौन से किस प्रकार का भोजन आप करते हैं और उसमें कौन सा अनाज मुख्य रूप से आप यूज करते हैं। मोबाइल नंबर केवल संपर्क के लिए है या फिर कितने मोबाइल हैं घर में, इसकी भी जानकारी आपसे ली जाएगी। तो कई अन्य सवाल भी होंगे जो कि आपसे लिए जाएंगे। मोबाइल नंबर भी आपसे लिया जाएगा ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। जनगणना भारत में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हाउसहोल्ड की जानकारी ली जाती है। दूसरा चरण जिसे पॉपुलेशन इनुमरेशन, जनसंख्या गणना कहते हैं, उसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आप्रवासन, माइग्रेशन और प्रजनन संबंधी जानकारी एक एक व्यक्ति का, नवजात से लेकर के किसी व्यक्ति का, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर के बारे में निर्धारित प्रश्नों पे सूचना प्राप्त की जाती है। तो आखिरकार सरकार को जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक बड़ा सवाल है और इस बात को भी हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि आखिरकार सरकार को जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सरकारी योजनाओं को लागू करने का ये आधार है। एक तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नीति तय करने में कहीं ना कहीं जनगणना से काफी ज्यादा मदद मिलती है। संसाधनों का किस प्रकार से सही तौर पर वितरण किया जा सके ये जनगणना बताता है। विकास की दिशा तय करने में भी जनगणना बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकारी योजनाओं को लागू करने का एक तरह से जनगणना एक बहुत जरूरी आधार है। इसी के आधार पर पता चलता है कि कौन सा समाज जो है शिक्षा से वंचित रह गया है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा जरूरत कौन से समाज को ज्यादा है, कहां पर पहुंचानी चाहिए। तो उस हिसाब से सरकार अपनी नीतियां बनाती है और उन लोगों तक पहुंचाती है। तो जनगणना का जो पहला चरण है उसमें स्वगणना
भी जो है आपको छूट मिलेगी। आप इसकी अवधि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक है। तो इसमें स्वगणना की भी जो है आप स्वगणना कर सकते हैं, अपनी जानकारी खुद डिजिटल तौर पर भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि किन राज्यों में कौन सी अवधि है, ये आपको बताते हैं। तो स्वगणना की अवधि 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक है और तेलंगाना राज्य में और साथ ही साथ पंजाब में जो है 30 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक है। अगर हम दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, झारखंड की बात करते हैं तो स्वगणना की अवधि 1 मई से 15 मई 2026 तक है और उत्तर प्रदेश में 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना की अवधि है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पुडुचेरी में यह अवधि हम आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक है ये अवधि और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम में भी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक स्वगणना की अवधि है। तो ये तो रही पहले चरण की बात। अब दूसरा चरण कब से शुरू होगा ये भी आपको बताते हैं। जनगणना के दूसरे चरण की बात की जाए तो ये फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। सीसीपीए के निर्णय के अनुसार इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी और इस चरण में प्रत्येक व्यक्ति से जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, प्रवास, प्रजनन आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। हालांकि अभी सरकार की ओर से प्रश्नावली अधिसूचित नहीं की गई है, यानी सवाल पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आए हैं कि दूसरे चरण में क्या कुछ सवाल होंगे। तो जनगणना का दूसरा चरण, इसमें भी हर व्यक्ति की गिनती होनी है। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जी हां, देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है और आज से पुराने आयकर कानून की जगह पर एक नया इनकम टैक्स अधिनियम अस्तित्व में आ गया है। नियम में क्या होंगे बदलाव, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई आयकर व्यवस्था को भारत के टैक्स सिस्टम में गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है। इस बदलाव का मकसद साफ है, कम जटिलता और ज्यादा पारदर्शिता। अब तक करदाताओं को 80C, 80D जैसी कई धाराओं के तहत निवेश और खर्च के सबूत जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब ज्यादातर छूटों को सीमित कर दिया गया है, यानी कम कागजी कार्रवाई, आसान रिटर्न फाइलिंग और ज्यादा स्पष्ट नियम। सरकार का कहना है कि आसान फाइलिंग और कम कागजों से खास तौर पर मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। Income Tax Appellate Tribunal earlier had monetary limit of 50 lakh. The present monetary limit is 60 lakh. High Court, earlier it was 1 crore and now High Court has 2 crores. So we've enhanced the limit. Supreme Court had earlier 2 crores and now it's 5 crores. नई टैक्स व्यवस्था डिजिटल और फेसलेस सिस्टम पर आधारित होगी। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग से लेकर असेसमेंट और रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। नया इनकम टैक्स सिस्टम ईमानदार टैक्स पेयर्स को तेज रिफंड और ज्यादा भरोसा देगा। नए आयकर अधिनियम में धाराएं 819 से घटाकर 536 कर दी गई हैं। पहले 511 नियम और 399 फॉर्म थे, जबकि अब 333 नियम और 190 फॉर्म रह गए हैं। You're not just tax collectors. You are the face of the government's relationship with the taxpayer. Since you are the face of the government's relationship with the taxpayer, this new law gives you a clearer and leaner framework to make it simple, to make it simpler for people who want to understand it better. नए आयकर कानून की नींव अगस्त 2025 में रखी गई थी। फिर संसद की सिलेक्ट कमेटी की तरफ से मिले 196 सुझावों को इसमें शामिल किया गया। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया ये सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है और ये कानून देश की टैक्स संस्कृति को नए सकारात्मक दौर की ओर ले जाएगा। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग के क्षेत्र में आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का तरीका बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो कि सीधे तौर पर हर यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट यूजर को प्रभावित करेंगे। अब तक जहां अधिकतर पेमेंट सिर्फ ओटीपी के जरिए पूरे हो जाते थे, वहीं नए नियमों के तहत हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि अब आपको ओटीपी के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या फिर डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी दूसरी परत से भी अपनी पहचान साबित करनी होगी। नए नियमों की खास बात यह है कि ये सिर्फ बड़ी रकम पर ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे। यानी कि अब 100 रुपए का पेमेंट हो या फिर 1 लाख रुपए का, हर बार आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। और इसके अलावा ऑटो डेबिट या फिर सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे ओटीटी, ईएमआई या म्यूचुअल फंड, एसआईपी में भी समय समय पर दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब एक बार की अनुमति से हमेशा के लिए पैसे कटते रहने की सुविधा में भी बदलाव आने वाला है। तो डिजिटल पेमेंट के नए नियम, अब हर ट्रांजैक्शन में दोहरी सुरक्षा आपको मिलेगी। ओटीपी के साथ पिन और बायोमेट्रिक भी जरूरी होगा। आधार से लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन और फास्टैग को लेकर भी नए नियम बने हैं और इसका सीधा असर बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर देखने को मिलेगा। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज भी जरूरी होंगे। तो फास्टैग से जुड़ी केवाईसी भी अनिवार्य है। तो बड़ा नियम पैन और आधार को लेकर भी है। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और इसका सीधा असर आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी कामों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद भी देना पड़ेगा पैसा। कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया है। अगर आप नया पैन बनवाने जा रहे हैं तो केवल आधार कार्ड से अब आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको जरूरी होगा। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी देना जरूरी होगा। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव है। फास्टैग से जुड़ी केवाईसी अब अनिवार्य कर दी गई है। अगर केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है या फिर डीएक्टिवेट हो सकता है, जिसका टोल प्लाजा पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पैन और फास्टैग को लेकर ये नए नियम आज से लागू हो गए हैं। और कचरा प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल 2016 में बने कानून की जगह आज से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं जिनका फोकस कचरे को कम करना, उसे अलग करना और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करना है। नए नियमों के तहत हर नागरिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वो अपने घर या कार्यस्थल पर ही कचरे को 4 हिस्सों में अलग अलग करें, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल कचरा। गीले कचरे में रसोई से निकलने वाला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और फल शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है। वहीं सूखे कचरे की बात करें तो प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग अलग रखकर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सैनिटरी कचरे में डायपर, सैनिटरी पैड और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं, जिन्हें अलग अलग पैक करना बहुत जरूरी होगा। तो वहीं ई वेस्ट कचरे की बात की जाए तो बैटरी, केमिकल और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे को विशेष देखभाल के कचरे में रखा गया है, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह से मना होगा। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल किया जा रहा है। और अब देखते हैं कि चुनावी राज्यों में क्या कुछ वहां से जुड़ी खबरें हैं, उन पर डालते हैं एक नजर। तो जनादेश में सबसे पहले बात करते हैं असम की। जी हां, असम में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब स्टार प्रचारकों की फौज यहां पर उतरने जा रही है और इसमें पहला नाम है
नरेंद्र मोदी का। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं और उनकी पहली रैली आज असम में होने जा रही है। गोगामुख और बिस्वनाथ में पीएम जनसभा करेंगे। ये रैली सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे कैंपेन का एक टोन सेट करने वाला मोमेंट होगी। इसका राजनीतिक और रणनीतिक महत्व काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो बड़े वादे किए हैं, पीएम की रैली में उन्हें सीधे जनता के सामने कमिटमेंट के तौर पर देखा जाएगा और विपक्ष के मुद्दे बैकफुट पर जा सकते हैं। तो एक तरफ आज असम में पीएम की रैली से माहौल गरमाएगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मैदान में उतर रही हैं। राज्य में भाजपा को हराने के लिए प्रियंका आज कई जनसभा करने वाली हैं। माना यह जा रहा है कि उनके प्रचार अभियान से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी तक गौरव गोगोई ने प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ था। असम में कांग्रेस 2016 से विपक्ष में है और इस बार भी भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है। गौरव गोगोई भी आज धुआंधार रैली पर निकलेंगे। गोगोई की रणनीति का फोकस संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने पर है। तो आखिर किन किन मुद्दों पर असम में चुनाव लड़ा जा रहा है, अब बताते हैं आपको। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक तरह से घुसपैठ का बना हुआ है असम के चुनाव में। तो घुसपैठियों की बात बार बार सामने आती रही है और असम के चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से बना हुआ है और इसीलिए ये चुनाव में घुसपैठियों के खिलाफ एक तरह से जिस तरह की मुहिम चल गई है, तो ये एक बड़ा मुद्दे के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। चाय बागान श्रमिक का भी मुद्दा है जो कि प्रमुखता से छाया हुआ है। वहीं बोडोलैंड और स्वायत्त का मुद्दा भी असम के चुनाव में प्रमुखता से अपनी पकड़ बनाए हुए है। बोडोलैंड और स्वायत्त का मुद्दा भी आम जनता में बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। विकास जो है हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है। महिला वोटर और कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये महिला वोटर पर सभी की नजर है और ये इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ पहचान और संस्कृति का भी मुद्दा है। एनआरसी और नागरिकता का मुद्दा भी काफी समय से असम में बना हुआ है और इस चुनाव में भी वो प्रमुखता से छाया हुआ है। वहीं भूमि अतिक्रमण और बेदखली अभियान भी चुनाव में प्रमुखता से अपनी पकड़ बनाए हुए है। आगे बढ़ेंगे, बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बजाय पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बनर्जी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को भड़काने का, हिंदुओं को भड़काने का, झगड़ा लगाने का। अभी तो मुसलमानों को डराते थे हिंदू, आरएसएस, बीजेपी तुमको ख़त्म कर देंगे। अब हिंदुओं को डरा रहे हैं, क्यों? देखो, एक समुदाय है, 1 सेकंड में ख़त्म कर देगा। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीईसी को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। कोलकाता में ओवैसी ने कहा है कि वो एसआईआर के खिलाफ हैं। चुनाव आयोग के पास किसी की भी नागरिकता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। एसआईआर के खिलाफ है और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। और एसआईआर ईसीआई को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्टर होम अफेयर्स का है। वो तो एजुडिकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएम के उम्मीदवार इनिगो इरुदेयाराज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधीनगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। और इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर रुके, लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भीमानगर में तिरुचिरापल्ली पश्चिम सीट से उम्मीदवार के.एन. नेहरू के लिए वोट भी मांगे।
तमिलनाडु के वेल्लोर शहर के सोशल एक्टिविस्ट निवेदन कुमार चुनाव के मद्देनजर चुनावों के लिए मतदान जागरूकता अभियान चला रहे हैं। निवेदन कुमार ने सार्वजनिक संदेशों के माध्यम से ट्रैफिक उल्लंघन, हेलमेट के उपयोग और प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू किया है। उनका उद्देश्य लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी देना और साथ ही साथ राज्य में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। केरलम विधानसभा चुनाव में कोझिकोड की बेपोर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट के गढ़ में इस बार सियासी लड़ाई दलों से आगे बढ़कर बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए तीनों ही गठबंधन जीत का दावा कर रहे हैं। और आखिर किसके पक्ष में जाएगा बेपोर का जनादेश और क्या कुछ बदलेगा राज्य की सत्ता का समीकरण, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूडीएफ कैंडिडेट पीवी अनवर ने कहा है इस इलेक्शंस में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो चुका है एलडीएफ गवर्नमेंट के सारे। सो उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की यहाँ तो कैंपेन कर रहा है। जो बेपुर का इलेक्शन से बहुत टाइटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है। बेपुर जो लंबे समय से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का मजबूत किला रहा है, इस बार एक हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रहा है। मौजूदा मंत्री पीए मोहम्मद रियाज के सामने पूर्व सहयोगी रहे पीवी अनवर चुनौती बनकर उभरे हैं, जिन्हें यूडीएफ का समर्थन हासिल है। ये मुकाबला राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मोहम्मद रियाज अपने कार्यकाल के दौरान विकास को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि बेपोर में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, सड़कों, पुलों और बंदरगाह विकास पर काम हुआ है। 2021 के चुनाव में एलडीएफ की जबरदस्त जीत हुई थी। उसके बाद यहाँ बहुत विकास कार्य हुए। कुल मिलाकर एलडीएफ के लिए एक सकारात्मक माहौल है। वहाँ पीवी अनवर इस विकास मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सिर्फ छवि निर्माण की राजनीति है और असल मुद्दे अब भी जमीनी स्तर पर बने हुए हैं। वो इस चुनाव को सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ जनमत संग्रह के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस बीच एनडीए भी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। भाजपा उम्मीदवार केपी प्रकाश बाबू स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बेपोर में कचरा प्रबंधन, पेयजल पाइपलाइन की खराब स्थिति और बंदरगाह की अव्यवस्था जैसे मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं और वो इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भरोसा दे रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा की हालत भी दयनीय है। पहले यहाँ सैकड़ों लोग कई उद्योगों में काम करते थे, लेकिन अब कोई उद्योग नहीं बचा है। इसलिए लोग पूरी तरह इस सरकार के खिलाफ हैं और इस विधायक के भी खिलाफ हैं। पीने के पानी के पाइप नालियों के बीच से गुजर रहे हैं। अगर पाइपों में कहीं रिसाव होता है तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला है। अगर मैं चुना जाता हूं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बंदरगाह की स्थिति को सुधारा जाए। स्थानीय मजदूरों की भी अपनी परेशानियां हैं। बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों ने पानी की कमी, अस्वच्छ माहौल, आवास से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। अभी काम नहीं है ना, थोड़ा हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। अभी पीने का पानी इधर हार्बर में नहीं है। अभी इधर में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। इधर पूरा कैमरा घुमा के देख सकता है पहले जैसा। थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बारिश का टाइम बुखार होता है, कोई लोग को काम करने के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में बेपोर का मुकाबला इस बार सिर्फ सीट जीतने का ही नहीं, बल्कि विकास बनाम असंतोष और नई राजनीतिक संभावनाओं की परीक्षा बन गया है। अब देखना होगा कि क्या ये मुकाबला वामपंथ के किले में दरार डाल पाता है या फिर परंपरा कायम रहती है। त्रिवेंद्रम से विवेक नारायण, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पुडुचेरी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जहां प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम से प्रचार में जुटी है। हर वोटर से संपर्क किया जा रहा है और हर चुनावी मुद्दे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जी हां, ये है बीजेपी का सोशल मीडिया सेल, जो कंटेंट तैयार कर रहा है और इसका मकसद है पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों से हर पल एक कदम आगे रखना। बीजेपी के तमाम आला नेता प्रचार में जुटे हैं। पुडुचेरी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खुद पुडुचेरी में मौजूद हैं।
स्वाभाविक है चुनाव हो, चुनाव का प्रचार चलता है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नबीन जी, सभी का भी प्रवास होना है और हमारा अलायंस एनआर कांग्रेस, बीजेपी, एआईडीएमके, सभी पार्टी 4 पार्टी का अलायंस के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि फिर से एनडीए की सरकार पुडुचेरी में आएगी। बीजेपी का सोशल मीडिया सेल वोटरों तक पहुंचने और उन्हें पार्टी की नीतियों और एजेंडे के बारे में जानकारी देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मंडल स्तर तक ऐसे सोशल मीडिया सेल बनाए हैं। हम यहाँ कंटेंट जनरेट करते हैं, पार्टी की नीतियों को आम जनता के सामने रखते हैं और मंडल स्तर तक वोटरों से संपर्क स्थापित करते हैं। बीजेपी पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के तहत 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी तरह से सजग है और बीजेपी का सोशल मीडिया राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। उधर कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एनडीए सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि पुदुचेरी की एनडीए सरकार ने पिछले 5 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जनता के क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर हम चुनाव में जाते हैं। इस प्रदेश में जहां पर 5 साल पहले बीजेपी की एक सरकार बनी, उसने 5 साल में क्या किया? आज हर चीज में 30% कमीशन है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो फेक मेडिसिन का स्कैम हो। पुदुचेरी की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाने का और हमें सत्ता की चाबी देने का मन बना लिया है। हमें पता है हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा जो दायित्व है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है, वो जनता के प्रति है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है और देखना होगा जनता अपना जनादेश किसको देती है। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जनादेश के बाद अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि आध्यात्मिक नेता डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गुरु की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि उनकी जयंती के अवसर पर हम परम पावन डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गुरु को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सामूहिक स्मृति में वे करुणा, विनम्रता और मानवता की निस्वार्थ सेवा के साक्षात प्रतीक के रूप में स्थापित हैं। दूसरों के उत्थान के लिए समर्पित अपने संपूर्ण जीवन के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा करने में ही निहित है। शिक्षा, समाज कल्याण और आध्यात्मिकता के क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज भी उनका जीवन अनगिनत लोगों को निस्वार्थ और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू द म्यूरल्स इन पार्लियामेंट का विमोचन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसद भवन में मौजूद रहे। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में संविधान सदन में लगे भित्ति चित्रों और उनसे जुड़े भारत के इतिहास का सरल वर्णन किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के बीच एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, बस्तर क्षेत्र में माओवादी विचारधारा के प्रति घटते विश्वास के बीच 5 सक्रिय नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्य धारा में लौटने वाले इन नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जो लंबे समय से विभिन्न वारदातों में सक्रिय थी। इस मौके पर बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा है कि क्षेत्र में अब माओवादी संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और उनकी पकड़ कमजोर हो गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का भी बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड है, एक्टिव नहीं है।
लगभग पूरा माओवादी संगठन का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुकी है। कुछ गिने चुने जो सिंगल डिजिट में जो कैडर्स अभी भी अगले 24 घंटे उनके पास समय है, उसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं प्रयासरत है मुख्य धारा में आने के लिए, उसके माध्यम ढूंढ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेकर जल्दी मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा। और पूर्व नक्सली कोसा जो कि मुख्यधारा में शामिल होकर पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, कहते हैं कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन अब समाज का हिस्सा बनकर खुश हैं। 2010 में पहले नक्सली आए थे, शहर में आए थे, तो उसके बाद गांव में आते थे नक्सली। उस समय 2010 में मैंने नक्सली में भर्ती हुआ था। नक्सली में वही वहाँ आते थे, फिर जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ आके मीटिंग करते थे नक्सली। अभी यहाँ अच्छा लग रहा है। पहले वहाँ जंगल ढूंढते थे, कुछ नहीं मिलता था, पैसा खाना वाना सही नहीं मिलता था। अब यहाँ आए तो अच्छा, उन लोग भी जो भी जंगल में भटक रहे उन लोग भी आए, उनके द्वारा में जुड़े। और प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत को पुलिस ने एक युवा अभिनेत्री द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में गिरफ्तार कर लिया है। एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने थोडुपुझा के स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद रंजीत को पहले थोडुपुझा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस के पास भेज दिया गया। ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को आज शाम संबोधित करने वाले हैं। जी हां, भारतीय समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये वक्त होगा कल सुबह 6:30 बजे का। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ईरान जंग के बीच ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर साफ कर दिया कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका को संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिकी सेना ईरान छोड़ देगी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए अमेरिका अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ट्रंप ने संकेत भी दिए हैं कि संघर्ष खत्म होने से पहले एक डील भी हो सकती है। तो वहीं ट्रंप ने कुछ देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको सीखना होगा कि खुद से कैसे लड़ा जाए। अमेरिका हमेशा आपकी मदद के लिए नहीं होगा जैसे आप हमारे लिए नहीं होते। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अरागची ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है और कहा है कि ईरान अमेरिका के संभावित जमीनी हमले के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अरागची ने दावा किया कि अमेरिका की सेनाओं ने पहले ही अपने रडार, विमान और ईंधन टैंकरों को काफी नुकसान पहुंचा लिया है। हॉर्मुज पर कहा कि ये मार्ग फिलहाल उन देशों के लिए बंद हैं जो ईरान के साथ युद्ध में हैं, लेकिन मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा रहा है। उनका कहना था कि युद्ध के बाद इस जल मार्ग की स्थिति ईरान और ओमान द्वारा तय की जाएगी। और ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच नाटो देशों पर बात करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को नाटो देशों के साथ संबंधों की फिर से समीक्षा करनी होगी। रूबियो ने कहा कि जब ईरान अमेरिका युद्ध समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका को इस पर सोचना होगा। रूबियो ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि जब ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका को संबंधों की पुनः समीक्षा करनी होगी। रूबियो का ये बयान उस वक्त आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नाटो सहयोगियों को ईरान पर समर्थन न देने पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिससे अमेरिका और नाटो के गठबंधन पर मतभेद सामने आए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आज लॉन्च किया जाने वाला है। कैनेडी स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिनों की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे।
आर्टेमिस 2 मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से परे यात्रा करेंगे। इस मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसन शामिल होंगे। आर्टेमिस 2 मिशन में कई अहम सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी प्रक्रियाएं, रेडिएशन से सुरक्षा और लेजर आधारित एडवांस कम्युनिकेशन तकनीक शामिल है। यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रमा पर मानव मिशन और आगे चलकर मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी शामिल है। भारत जहां बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं है बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब बाघों का अस्तित्व खतरे में था, लेकिन 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर आज दुनिया की सबसे सफल संरक्षण योजनाओं में गिना जाता है और इस योजना के तहत आज देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घने जंगल, शिकार पर निकला बाघ, ये वही भारत है जहां बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआती चरण में देश के 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए। कॉर्बेट, पलामू, सिमलीपाल, सुंदरबन, मानस, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट और बांदीपुर। इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ था, बाघों और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना। पिछले कुछ सालों में बाघ संरक्षण को लेकर भारत ने बड़ी प्रगति हासिल की है। इसी का नतीजा है कि आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत बाघ संरक्षण में दुनिया का नेता बन चुका है। दुनिया के करीब 75% जंगली बाघ भारत में हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की औसत संख्या 3682 है, न्यूनतम संख्या 3167 और अधिकतम अनुमान 3925 तक है। हर साल बाघों की संख्या करीब 6.1% की दर से बढ़ रही है। 2014 में संख्या 2226 थी, 2018 में बढ़कर 2967 हुई और 2022-23 तक 3682 पहुंच गई। यानी बाघों की संख्या में लगभग 65% की वृद्धि हुई। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल में विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और 2022 की टाइगर रिपोर्ट और प्रबंधन प्रभावशीलता रिपोर्ट जारी की। साथ ही एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। पिछले 1 दशक में सरकार ने बाघ संरक्षण पर खास फोकस किया है। टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाई गई। आज देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कई जगहों पर बाघों को फिर से बसाया गया है। एंटी पोचिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को और मजबूत किया गया है। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि सही दिशा में प्रयास किए गए हैं। हालांकि आगे की राह में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि विकास भी चलता रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। अगर यही संतुलन बना रहा तो भारत आने वाले समय में भी बाघ संरक्षण में दुनिया के लिए मिसाल बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं असम, जहां पर धेमाजी में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हो रही है। उनका भी वंदन करता हूं। साथियों, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई, बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है।
आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। साथियों, ये यहां इस मंच से मैं असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम बीजेपी की टीम को बधाई देता हूं। बीते 10 वर्षों के प्रयासों को नया आयाम देते हुए असम बीजेपी ने कल एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है और कल मंगलवार था। मंगलवार को जारी हुआ ये संकल्प पत्र असम में और मंगल लाने वाला है। यानी मंगलवार को आया है मंगल पत्र। ये मंगल करने वाला संकल्प पत्र है। इसमें असम के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के लाखों अवसरों का स्पष्ट रोड मैप है। 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का संकल्प भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। साथियों, बीते वर्षों में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा फिर से बोलता हूं आंकड़ा, 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं,
लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बाइदो बन चुकी है। जरा मुझे बताइए कितनी लखपति बाइदो बनी है? 3 लाख। कितनी लखपति बाइदो बनी है? जरा जोर से बताइए कितनी लखपति बाइदो बनी है? कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बाइदो बनाने के लिए प्रयास करेगी। कितनी? 40 लाख बहनों को। आप सोचिए, 40 लाख बहनों को मतलब 40 लाख घरों में कोई न कोई लखपति दीदी बनने वाली है। साथ ही असम बीजेपी ने अरुणोदय योजना में और अधिक बहनों को जोड़ने में और हर महीने मिलने वाली मदद को बढ़ाने की भी गारंटी दी है। हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके, बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। तो ये असम के धेमाजी से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर एक पब्लिक रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम में जो कुछ कामकाज किए गए हैं बीजेपी के सरकार में, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और आगे के वादों पर भी वो जो है विस्तार से बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि असम के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। जी हाँ, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय बागान महिलाओं के साथ में। असम के दौरे पर है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पेश की है और तस्वीर ये असम के चाय बागान की महिलाओं के साथ है। चाय के बागान में है, किस प्रकार से वो चाय की पत्ती वहां पर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि हमें चाय बागान के हर एक परिवार के प्रयासों पर बहुत ज्यादा गर्व है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने असम का गौरव बढ़ाया है। और इस तस्वीर में आप खुद भी देख सकते हैं कि चाय बागान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। और 2 से 8 अप्रैल के दौरान मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन होगा और इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों में आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करना है। इस दौरान उन्हें एआई जैसी तकनीकों से भी अवगत कराया जाएगा। कर्मयोगी भारत की सीईओ छवि भारद्वाज से हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने विशेष बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। आप ये विशेष बातचीत देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिशन कर्मयोगी 2020 में शुरू की गई भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका मकसद सरकारी कर्मचारियों का क्षमता विकास यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। इस बार मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अप्रैल तक किया जा रहा है। क्या प्रमुख आयोजन होंगे इस बारे में और क्या मकसद है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कर्मयोगी भारत की सीईओ छवि भारद्वाज। मैम, जो मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, क्या मकसद है इसके पीछे? जो ये साधना सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम एक कंसर्टेड एफर्ट के अंतर्गत अपनी सिविल सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में और समस्त प्रकार के फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच एक कंटिन्यूअस लर्निंग के कल्चर को
स्टिमुलेट कर सकें, ताकि ऐसे कर्मी जिनकी कभी पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी, जिनको कभी ट्रेनिंग के अवसर उपलब्ध नहीं होते थे, उनकी एक सिस्टमैटिक तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कल्चर iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक उनको ये अवसर उपलब्ध कराया जा सके और ये एक हैबिट के रूप में उनके थ्रू आउट देयर करियर्स वो iGOT पे लर्निंग कर सकें। क्या इस बार प्रमुख थीम है इस बार साधना सप्ताह? देखिए, दो प्रमुख हम लोगों के फोकस एरियाज़ हैं। एक तो सेवा भाव, जो कि मिशन कर्मयोगी के जिसे कह सकते हैं एक हमारी आधारशिला है कि हम किस प्रकार से नागरिकों के प्रति सम्मान और नागरिकों के प्रति समर्पण की भावना को सभी हमारे जो शासकीय कर्मी हैं उसको आत्मसात कर सकें। ये हमारा पहला स्तंभ है। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है और जिससे हम पूरे गवर्नमेंट इकोसिस्टम को ओरिएंट होना है और कर्मियों को भी ओरिएंट होना है, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम कहते हैं सेवा भाव इन द एज ऑफ AI, मतलब जो बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट्स हमारे चारों ओर हो रहे हैं, उसमें हम अपने शासकीय कर्मियों को किस प्रकार से सशक्त कर सकें, उन्हें केपेबल बना सकें कि वो एक सेवा भाव और समर्पण भाव के साथ अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर सकें। iGOT प्लेटफॉर्म जो है उस पर सरकारी कर्मचारियों को या लर्नर्स को किस प्रकार के कोर्सेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में 4600 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं जो अलग अलग प्रकार के विषयों को एड्रेस करते हैं। तो जो कोर डोमेन या थीमेटिक एरियाज़ के अराउंड हमारे पास लगभग इन सारे कोर्सेज में से 60% कोर्सेज उनके कोर जो जिस कार्य क्षेत्र से संबंधित कोर्सेज हैं। फिर व्यवहार संबंधी कोर्सेज, एटीट्यूड संबंधी कोर्सेज, कैसे हमें शासकीय जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का व्यवहार रखना है, लीडरशिप कैसी होनी है, कम्युनिकेशन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सब विषयों पर हमारे कुछ कोर्सेज हैं। और फाइनली स्किल फोकस्ड कई कोर्सेज हैं। इसमें AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 180 कोर्सेज ऐसे हैं जो AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर फोकस करते हैं। पहली बार साधना सप्ताह में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है, तो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है आप लोगों के द्वारा और कितने हम कर्मचारियों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साधना सप्ताह के दौरान जुड़ेंगे? आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास 1,52,00,000 से अधिक कर्मी हैं और सभी 36 राज्य सरकारें और UT गवर्नमेंट्स के कर्मी भी इसमें जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट ज़्यादा संख्या में राज्यों से कर्मी जुड़े हुए हैं। अगर हम सक्रिय कर्मियों की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर 90 लाख से अधिक कर्मी सक्रिय हैं। तो लगभग 5 गुना संख्या में कर्मी इस बार के साधना सप्ताह में अपनी प्रतिभागिता करेंगे। और उसके लिए हम iGOT को इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हमारे पास जो क्लाउड स्टोरेज है उसकी दृष्टि से, सभी पैमानों से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म को इतना रोबस्ट बना सकें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सफिशेंट रखें ताकि लार्ज वॉल्यूम्स पे भी, जैसे पिछली बार लगभग 21,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड प्लेटफॉर्म पर हमने लॉग किए थे, इस बार हमारा प्रयास ये है कि 1 लाख से अधिक ट्रांजैक्शंस पर सेकंड भी हमारा प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर पाएगा। 2 से 8 अप्रैल तक ये चलेगा साधना सप्ताह, तो इसके अंत में हम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले नेशनल लर्निंग वीक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी लोग देखें कि किसी विषय पर कोई कोर्स करने के बाद उस पर आपस में सामूहिक चर्चा करें, उस पर मंथन करें, रिफ्लेक्ट करें। उसी से लर्निंग और बढ़ती है और हमारी समझ किसी विषय के बारे में और बढ़ती है। पिछले बार के इस सुझाव को हमने सामूहिक चर्चा का जो स्वरूप दिया है, प्लेटफॉर्म पर भी वो फीचर अब उपलब्ध है, तो हम ये भी बता पाएंगे कि किन विभागों में किन विषयों पर कितने कर्मियों ने सामूहिक चर्चाएं की और उनका क्या परिणाम रहा। सिटीजन सेंट्रिसिटी और AI रेडीनेस, ये 2 हमारे मुख्य फोकस एरियाज़ रहेंगे और इनको हम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ और जितने ज़्यादा कर्मी इन विषयों के अराउंड लर्निंग कर पाएँ, डिस्कशंस कर पाएँ और इसको अपने व्यवहार में और अपने डे टू डे वर्क प्लेस पे यूज़ कर पाएँ, ट्रांसलेट कर पाएँ इन देयर वर्क, तो मेरे ख्याल से वो हमारी असली उपलब्धि होगी। तो आपने कर्मयोगी भारत की CEO छवि भारद्वाज को सुना, जिनका कहना है कि जो मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है उसका मकसद सरकारी कर्मचारियों यानी सिविल सेवाओं के भीतर
लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी आजीवन सीखने की संस्कृति विकसित करना है। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। महाशय, धर्म